Good morning, student. In the previous class, we came to know about the North kings and their kingdoms, how they rules. Today we will go into the South kings and their kingdoms. Okay, students, all of you take out your books and open in page number 50. As usual, point out the difficult words and find out their meanings. Now let's start. In the South, the first kings is Rashtrakutas. The Rashtrakutas rose to power in the 8th century. 8th century में राष्ट्रकूटा पावर में आए. The dynasty was founded by Dadi Durga. और उसके फाउंडर कौन थे? दादी दुर्गा थे. He and his successor Krishna first consolidated their empire in the region of modern Maharashtra. उन्होंने मॉडर्न महाराष्ट्र में, आधुनिक महाराष्ट्र में अपने एम्पायर को काफी स्ट्रॉन्ग किया. कंसोलिडेटेड मीन्स स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना. The capital was Malkhed. उन्होंने अपना कैपिटल मालखेड़ बनाया. The Rashtrakutas got involved in conflicts against the Pratiharas and Palas in the north. नॉर्थ के प्रतिहारा और पलास के जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष था, उसमें भी राष्ट्रकूटास इन्वॉल्व थे. In the south they waged wars against the Pallavas, the Pandyas and the Cholas. और साउथ में उनका मेन वॉर था, उनका मेन युद्ध था पांड्यास, चोलास एंड पल्लवास के बीच में. The Rashtrakuta rulers patronized Saivism, Vaishnavism and Jainism. Saivism, Vaishnavism and Jainism को राष्ट्रकूटास प्रोटेक्ट करते थे, उनको फॉलो करते थे. The Kailash temple at Ellora and the rock cut Elephanta caves were built by Rashtrakutas. कैलाश टेम्पल एलोरा का और रॉक कट एलिफेंटा केव्स राष्ट्रकूटा की ही बनाई, राष्ट्रकूटा का ही निर्माण किया हुआ है. यादवास ऑफ देवगिरी. यादवास ऑफ देवगिरी. इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय भिलाना इन द 12th century. 12th century में इन्होंने ये एस्टैब्लिश हुए थे यादवास. They ruled the region between Narmada and Godavari rivers and had a flourishing trade which made them rich and prosperous. उनका जो व्यापार जो फ्लोरिश कर रहा था, मतलब बढ़ रहा था, उसकी वजह से वो लोग अपने आप को बहुत रिच और प्रॉस्परस बना पाए थे. अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड देम एंड एनहेंस्ड द किंगडम इन 14th century. 14th century में अलाउद्दीन खिलजी आए, उन्होंने उनको पराजित किया और उनके साम्राज्य का अंत हुआ. चालुक्यस ऑफ कल्याण. दे वर नॉन एज द लेटर चालुक्यस आल्सो. ये लेटर चालुक्य के नाम से भी जाने जाते थे. Their kings like Vikrama were famous for building many temples at Ahol, Badami and Patalka. चालुक्यस जो लेटर चालुक्यस नाम से जाने जाते थे, जैसे कि विक्रमादित्य, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड किए थे. एहोल, बदामी एंड पटाटकाल उसमें ज्यादा फेमस. काकतीयस ऑफ वाराणसी. This dynasty ruled over the territories that lay between Godavari and Krishna rivers in the 12th and 13th century. 12th और 13th century के बीच में ये डायनेस्टी आई और उनका टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक थी? गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स. गोदावरी से लेकर कृष्णा रिवर्स तक उनकी टेरिटरी थी. Marco Polo visited the kingdom. They were followers of Shiva and patronized Sanskrit and Telugu. वो शिव जी के फॉलोवर्स थे, शिव भगवान के फॉलोवर्स थे, और वो तेलुगु और संस्कृत का पैट्रोनाइज करते. पैट्रोनाइज में संरक्षण देना, उनके साथ चलना. द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली कॉन्कर्ड देम इन द अर्ली 14th century. फिर उनका अंत कैसे हुआ? सुल्तान दिल्ली के सुल्तान ने उन पे जीत हासिल की 14th century के शुरुआत में ही, और इस तरह से उनका अंत हुआ. हौसालास ऑफ द्वारा समुद्र. हौसालास जो किंग्स थे, दे रूल्ड द रीजन नाउ कॉल्ड कर्नाटका. अभी जो कर्नाटका है उस राज्य पे उनका राज्य था, वो वहां पे रूल करते थे. विष्णुवर्धना वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग, और उनके जो पावरफुल किंग थे वो विष्णुवर्धना थे. देयर किंगडम वॉज ऑल्सो एनेक्स्ड बाय द दिल्ली सल्तनत. उनका राज्य भी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के राजाओं ने जीत लिया. नाउ द पल्लवास. The two great Pallava rulers was Mahendravarman first and Narasimhavarman first. Their capital was Kanchipur. Mahendravarman first and
नरसिंहवर्मन फर्स्ट उनके मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे पल्लवस के, एंड उन्होंने अपना कैपिटल कांचीपुरम में बनाया था। द पल्लव किंग्स वेयर पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वो आर्ट और आर्किटेक्चर को ज्यादा प्रोटेक्ट करते थे, उसके लिए ज्यादा उसको पसंद करते थे। द रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड द कैलासनाथ टेम्पल एट कांची आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर। पल्लव टेम्पल के आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे महाबलीपुरम रथ टेम्पल महाबलीपुरम का और कैलासनाथ टेम्पल कांची का बहुत ज्यादा फेमस है, वो उनके आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। द पांड्यास, the next south ruler is Pandyas. The kingdom of the Pandyas was in the region around Madurai. Madurai was an important center of learning. Learning means शिक्षा के रूप क्षेत्र के रूप में तो बहुत ही important सेंटर था। The kingdom declined in the 14th century. 14th century में इनका भी अंत हुआ। Now after the Pandyas, new kings came to come Cholas. The Cholas were the strongest empire in India between AD 800 to AD 1200. 400-400 years उन्होंने रूल किया। Their capital was Tanjore. उनका कैपिटल तंजौर था। The Chola dynasty was founded by Vijayalaya. Vijayalaya उसके फाउंडर थे चोला डायनेस्टी के। He ruled over the region to the north of river Kaveri. He was defeated by the Rashtrakuta king Krishna III at the battle of Tappalam in AD 949. 949 में उनको राष्ट्रकूटा के किंग कृष्णा थर्ड ने डिफीट किया था। It was Raja Chola and Rajendra Chola who revived the empire and made the Cholas the greatest power in South India. फिर से राजा फर्स्ट और एंड राजेंद्र चोला डायनेस्टी की ये दो राजाओं ने फिर से उन पे आक्रमण किया और फिर से चोला डायनेस्टी को रिवाइव किया और साउथ इंडिया में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर के रूप में एस्टेब्लिश किया। Raja defeated the Cheras at Thiruvananthapuram, which gave him control over trade with the Arabs on the western coast. उन्होंने चेरा को डिफीट किया तिरुवनंतपुरम ने, जिससे उनको वे मिला, एक रास्ता मिला कि पूरे व्यापार को कंट्रोल करने का और अरब के साथ वेस्टर्न कोस्ट पे उनको ट्रेडिंग करने का एक वे बना उस कॉन्करिंग से। चेरास को हराने के बाद जो उनको विजय प्राप्त हुई उससे उनका ये रास्ता खुला। अरब्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट वंस ही हैड कंट्रोल ओवर मलबार कोस्ट, एक बार उन्होंने मलबार कोस्ट पे भी कंट्रोल किया। ही डिफीटेड द पांड्यास एंड टुक कंट्रोल ऑफ द चोलामंडलम कोस्ट, फिर उन्होंने पांड्यास को भी डिफीटेड करके चोलामंडलम कोस्ट पे भी अपना कंट्रोलिंग पावर बना लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा हिज सन राजेंद्र चोला सक्सीडेड हिम। राजा फर्स्ट की डेथ के बाद राजेंद्र चोला को राजगद्दी मिली। ही डिफीटेड द चालुक्यस ऑफ कल्याणी एंड द पाला रूलर ऑफ बंगाल। ही वाज हेल्ड एज Gangaikonda or the conqueror of the Gangas. Rajendra Chola's most daring campaign was in Southeast Asia. For centuries, Indian merchants had been trading with Southeast Asia and Southern China. सदियों तक साउथ ईस्ट एशिया और सदर्न चाइना के साथ इंडियन मर्चेंट ट्रेडिंग करते थे। इंडियन ships had to pass through the strait of Maluka, which was under the kingdom of Srivijaya. इंडियन ट्रेडिंग के लिए जो शिप्स पास होती थी वो श्री विजय के राजा के राज्य से पास होती, उनके राज्य से उनकी शिप पास होती थी। द मर्चेंट्स ऑफ श्री विजय फाउंड वेज टू कीप द इंडियन मर्चेंट्स आउट ऑफ स्टेट। श्री विजय के जो मर्चेंट्स थे उन्होंने इंडियन मर्चेंट्स की शिप को वहां से दूर खदेड़ने लगे, वहां पे एंट्री देने से मना किया, मतलब वहां पे आने नहीं देते थे, उस रास्ते को उनके लिए सीज कर दिए। These merchants were from the Chola kingdom, और जो वो इंडियन मर्चेंट्स थे वो चोला किंगडम से बिलोंग करते थे। They appealed to राजेंद्र चोला for help, उन्होंने राजेंद्र चोला को इसकी हेल्प करने की अपील की। राजेंद्र चोला sent a huge army and defeated the king. तो राजेंद्र चोला ने एक बड़ी आर्मी अपनी भेजी, ह्यूज आर्मी भेजी और उन्होंने श्री विजय को डिफीट किया, हराया।
Thereby ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया वॉज रिज्यूम्ड, और उससे उसकी उस विजय के बाद फिर से वो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई ग्रेटली एनरिचिंग द चोला किंगडम, और उससे जो चोला किंगडम है, चोला साम्राज्य और भी ज्यादा मजबूत हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, चोला किंगडम का प्रशासन कैसा था वो। मैनी किंग्स टूक अप टाइटल्स ऑफ महाराजाधिराज, महाराजाधिराज मीन्स किंग्स ऑफ किंग्स, एंड त्रिभुवन, त्रिभुवन मीन्स तीनों लोग के स्वामी, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। हाउएवर दे स्टिल सेड पावर विद देयर सामंतास एज वेल, अपने आप को टाइटल तो उन्होंने दे रखा था, बट अभी भी स्टिल अभी तक वो लोग सामंता से अपने पावर को शेयर करते थे। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, कैटल कीपर्स एंड आर्टिसंस। रेवेन्यू अभी भी पेजेंट्स मीन्स किसान, कैटल कीपर्स मीन्स पशुपालक जो होते थे, जो पशुओं का पालन करते थे, एंड आर्टिसंस मीन्स कारीगर जो मजदूर होते थे। These revenues were used to maintain the king's army as well as for construction of temples and forts. इस रेवेन्यूज का यूज किसमें किया जाता था, अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में, टेम्पल्स को बिल्ड करने में, एंड फोर्ट वगैरह जो नए नए होते थे उसको इसकी बिल्डिंग में वो लोग इस रेवेन्यू का यूज करते थे। The people appointed for collecting revenue were from influential families, जो प्रभावशाली फैमिलीज होती थी, जो रिच होती थी, या तो जो रिलेटिव्स होते थे, जो क्लोज होते थे उस राजा के या सामंतास के जो भी, तो उन लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी रेवेन्यूज कलेक्ट करने की। इवन क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशंस। प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स, प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स क्या है देखिए। प्रशस्तिस कंटेन डिटेल्स अबाउट रूलर्स who wanted to depict themselves as valiant and victorious warriors। प्रशस्ति कौन होते थे, प्रशस्ति रूलर्स के बारे में डिटेल्स को कलेक्ट करते थे, उसको लिखते थे, उसको कलेक्ट करके रखते थे, वो दर्शाते थे वो उनकी बहादुरी और उनकी जो विजय रथ यात्रा, विजय यात्रा जो होती रहती थी उस राजा की, उसको वो लोग लिखते थे, उसको दर्शाते थे, उसको कलेक्ट करके रखते थे अपने प्रशस्तिस में। These प्रशस्तिस were composed by learned ब्राह्मण्स, जो पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण्स होते थे, जो शिक्षित ब्राह्मण्स होते थे, उनको ये प्रशस्तिस का कार्य दिया जाता था। The Brahmins were often rewarded by kings by grants of land। ब्राह्मण को कंटिन्यूसली कुछ दिनों बाद उनको रिवॉर्ड दिया जाता था, ग्रांट के रूप में, क्या जमीन दी जाती थी उनको, लैंड्स कभी कभी ग्रांट के रूप में दिया जाता था। These grants were recorded on copper plates which were given to those who received the land। और ये ग्रांट उनको कॉपर प्लेट्स में नॉमिनेट करके दिया जाता था, और उनको दिया जाता था जिसको ये लैंड ग्रांट के रूप में मिल रही, रिवॉर्ड के रूप में मिल रही है। One famous प्रशस्ति written in Sanskrit and found in Gwalior MP describes the exploits of नागभट्टा। एक प्रशस्ति, फेमस प्रशस्ति संस्कृत में लिखी हुई ग्वालियर में मिली थी, एमपी के ग्वालियर में, जिसमें डिस्क्राइब, जिसमें वर्णन हुआ था एक्सप्लोइट्स ऑफ नागभट्टा, नागभट्टा के कारनामे, जो उनके अच्छे कारनामे थे, उनके जो प्रतिहारा किंग थे नागभट्टा, उनकी ग्लोइंग टर्म्स जो होती थी, ग्लोइंग टर्म्स में जो उनके कारनामे थे उसमें वो डिस्क्राइब किए हुए थे। उत्तरमेरर इंस्क्रिप्शंस, द उत्तरमेरर इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास इन तमिलनाडु, उनके इंस्क्रिप्शंस किसमें थे, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। लेट डाउन सर्टेन रूल्स एज टू हु कुड बिकेम ए मेंबर ऑफ ए सभा, उनकी सभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो नीचे आपको कंटिन्यू करते हैं, बताते हैं। ऑल दोज हु विश टू बिकेम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ऑनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यूज इज कलेक्टेड। जिस लैंड की रेवेन्यू कलेक्ट की जाती थी, मतलब जिस लैंड की रेवेन्यू भरनी पड़ती थी, वैसे लैंड ऑनर्स जो होते थे वही उस सभा के मेंबर्स बन सकते थे। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके खुद के घर होने चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, उनकी एज 35 to 70 ईयर्स के बिटवीन होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, उनको वेद का ज्ञान होना चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, उनको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
एंड ऑनेस्ट, वो ईमानदार होने चाहिए। इफ एनीवन हैज बीन ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years, अगर इसमें से कोई भी लास्ट 3 years से किसी भी कमेटी के मेंबर अगर बने हैं तो ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, तो वो किसी और कमेटी के मेंबर बनने लायक फिर नहीं रहते हैं। वन हु हैज नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, और जो भी अपने अकाउंट डिटेल्स सबमिट नहीं करते थे वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल माने नहीं जाते थे। द लॉज वेर वेरी क्लियर एंड देयर वाज वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी, उनके लॉज वेरी क्लियर थे और बहुत कम पॉसिबिलिटीज फ्रॉडिंग की थी। फ्रॉडिंग मीन्स धोखाधड़ी, तो धोखे होने की जो संभावनाएं बहुत ही रेयर होती थी उस समय, क्योंकि उनके लॉज बहुत ही क्लियर थे। दोज फाउंड गिल्टी वर सेवरली पनिश्ड, और जो भी दोषी पाया जाता था, जो भी गिल्टी पाया जाता था, उनको सजा, उनको पनिश किया जाता था। तो नाउ in the Cholas dynasty, what types of land and taxes? We come to know what types of lands and taxes. Chola inscriptions mention various categories of land and taxes. First category is Velan Vegai. Velan Vegai, the type of lands, land of non-Brahmins. Which lands there is this lands was land of non-Brahmins, means जहाँ पे ब्राह्मण्स नहीं रहते थे उस लैंड्स को वेलन वेगाई कहा जाता था। ब्रह्मदेया लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, जो लैंड ब्राह्मण को गिफ्ट की जाती थी ब्राह्मण्स को, उसको ब्रह्मदेया कहा जाता था। शाला होगा लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो भी लैंड गिफ्ट की जाती थी उसको शाला होगा कहा जाता था। देवदाना तिरुनमत्तु कन्नी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, जो टेम्पल्स के लिए गिफ्ट की जाती थी उस लैंड को क्या कहा जाता था? देवदाना और तिरुनमत्तु कन्नी कहा जाता था। पलिच्च धनम लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, जो जैन इंस्टीट्यूशन को लैंड डोनेट की जाती थी उस लैंड को पलिच्च नंद कहा जाता था। Vati, a tax taken in the form of forced labor, फोर्स लेबर से जो टैक्स लिया जाता था उसे वैटी कहा जाता था। कदमाई लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू को जो जमीन का रेवेन्यू लिया जाता था लैंड का, उसको कदमाई कहा जाता था। सो स्टूडेंट्स, टुडे योर चैप्टर इज ओवर। यू हैव टू लर्न गिवन केस स्टडी इन दिस चैप्टर. It will be help you to better understand the chapter.